हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पहले चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स का जो पहला टॉपिक है वो एटम से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम की अर्ली हिस्ट्री। ये एटम की कहानी शुरू कहाँ से हुई। एटम्स की कहानी काफ़ी पुरानी है। ये तकरीबन आज से 2500 साल पहले एटम का आइडिया पेश हुआ था। उस वक्त के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, सबसे पहले एटम का आइडिया उन्होंने दिया था। उनके मुताबिक जो मैटर है, अगर हम इस मैटर को तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो बलाखिर हम एक ऐसी स्टेज पे जाके पहुंचेंगे कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल हासिल होगा उस मैटर का कि उस पार्टिकल को हम मज़ीद छोटा नहीं कर पाएंगे, उस पार्टिकल को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर पाएंगे। दैट पार्टिकल will not be further subdivided। तो उस इंडिविजिबल पार्टिकल को जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, उसको ग्रीक फिलोसफर्स ने एटोमास का नाम दिया था। ये लफ्ज़ एटोमास ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और आज का जो हमारे पास एटम नाम है ये इसी एटोमास से ही अखज़ किया गया है। तो बहरहाल सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने एटम का आइडिया पेश किया था, लेकिन चूंकि ये लोग फिलोसफर्स थे, इनके कंसेप्ट की बुनियाद साइंस नहीं थी बल्कि फ़लसफ़ा था। ये एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे नज़रिया नहीं था, इसलिए इसको इग्नोर किया गया, इतना ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दी गई। इसके बाद ये कहानी चलती गई एटम के बारे में। एटम के बारे में जो पहला साइंटिफिक एविडेंस पेश किया गया वो एक इंग्लिश केमिस्ट था, जॉन डाल्टन। उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी में इसका कंसेप्ट दिया। 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसमें उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका डाटा कंपाइल किया और उस डाटा को उसने एनालाइज किया और बलाखिर उसने 2 कवानीन पेश किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और उसने अपनी इस स्टडी से जो नतीजा निकाला वो ये निकाला कि जितना भी मैटर है वो एटम पर मुश्तमिल है। एटम जो है वो उस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यानी वही बात जो ग्रीक फिलोसफर्स ने की थी, वही बात डाल्टन ने भी की कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स की जो कंसेप्ट था वो एविडेंस की बुनियाद पे नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बुनियाद पे नहीं था, लेकिन डाल्टन का नज़रिया एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पे था। तो इसने जो ये 2 कवानीन पेश किए, इससे कैसे पता चलता है कि एटम एग्जिस्ट करता है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये साबित करता है कि एटम एग्जिस्ट करता है। देखिए, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो ये है कि हर केमिकल कंपाउंड जो कि एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हर केमिकल कंपाउंड में हर एलिमेंट की एक फिक्स्ड रेशो होती है मास के लिहाज से। यानी मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें, हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नामी केमिकल कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो 3 और 8 है। यानी मतलब ये है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 हिस्से कार्बन के हैं और 8 हिस्से ऑक्सीजन के हैं। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड की चाहे जितनी भी मिकदार ले लें, चाहे इसके 100 ग्राम ले लें, इसके 200 ग्राम ले लें या 1000 ग्राम ले लें, जितनी भी इसकी क्वांटिटी लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के 3 हिस्से होंगे और ऑक्सीजन के 8 हिस्से होंगे। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस बात को समझने के लिए कि ये लॉ कैसे साबित करता है कि मैटर एटम पर मुश्तमिल है, इसके लिए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है टिन ऑक्साइड।
या जिसको स्टेनस ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये केमिकल कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बना है, स्टेनस यानी टिन और ऑक्सीजन। ये जो टिन ऑक्साइड है ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, ब्लैक पाउडर की फॉर्म में और वाइट पाउडर की फॉर्म में। अब जब हम इस टिन ऑक्साइड की दोनों फॉर्म का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्लैक पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है टिन ऑक्साइड, इसमें टिन की परसेंटेज 88.1% है, जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज 11.9% है। अब अगर इस परसेंट को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो टिन के 100 ग्राम बनते हैं और ऑक्सीजन के 13.5 ग्राम बनते हैं। यानी इसका मतलब ये कि ये ब्लैक पाउडर है, इसमें अगर 100 ग्राम टिन के हों तो 13.5 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, ये है ब्लैक पाउडर के बारे में। इसी तरीके से ये जो वाइट पाउडर है टिन ऑक्साइड का, इसमें टिन की परसेंटेज 78.7% है, जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज 21.3% है। इस परसेंटेज को अगर हम मास में कन्वर्ट करें तो टिन के 100 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के 27 ग्राम होंगे। यानी अगर इस वाइट पाउडर वाले टिन ऑक्साइड में 100 ग्राम स्टेनस के होंगे तो उसमें 27 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, अब आप ज़रा तवज्जो करिए कि ये जो ब्लैक पाउडर में ऑक्सीजन के ग्राम है वो 13.5 हैं, जबकि वाइट पाउडर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 27 ग्राम है। ब्लैक पाउडर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 13.5, जबकि वाइट पाउडर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 27 ग्राम है। अब अगर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें, इसकी रेशो बनाएं तो वो रेशो निकलती है 1 और 2 की। यानी एक हिस्सा ब्लैक पाउडर में है ऑक्सीजन का और 2 हिस्से हैं ऑक्सीजन के वाइट पाउडर में। अब अगर हम ये कहें कि एक हिस्सा ऑक्सीजन का इसमें है और 2 हिस्से इसके हैं, तो इसको दूसरे लफ्ज़ हम जो भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का 1 यूनिट ब्लैक पाउडर में है, जबकि ऑक्सीजन के 2 हिस्से वाइट पाउडर में है। इसी यूनिट को हम एटम भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड है ब्लैक पाउडर की फॉर्म में तो उसमें 1 यूनिट यानी 1 एटम ऑक्सीजन का है, जबकि अगर स्टेनस ऑक्साइड वाइट फॉर्म में लें तो उसमें ऑक्सीजन के 2 हिस्से हैं यानी 2 यूनिट हैं यानी 2 एटम्स हैं। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि जो हमारे पास मैटर है, जितना भी मैटर है, वो डिफरेंट एलिमेंट के एटमों से मिलके बना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड है तो ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है, स्टेनस और ऑक्सीजन। तो स्टेनस का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 यूनिट या 1 एटम है। इसी तरीके से वाइट टिन ऑक्साइड के अंदर इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, स्टेनस और ऑक्सीजन। इसमें स्टेनस का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 पार्ट यानी 2 यूनिट यानी 2 एटम्स हैं। तो इस तरीके से और भी हमारे पास इस किस्म की एग्जांपल्स हैं। जॉन डाल्टन ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। इसी तरह की उसने कई एग्जांपल्स ली, कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे नतीजा निकला वो यही था कि जितना भी मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बनता है। एटम इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ एवरी केमिकल कंपाउंड। अब एटम की डेफिनेशन क्या है? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बताती है कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर मैटर को डिवाइड करते जाएं तो बलाखिर हमें कैसे ज़र्रे पे पहुंचेंगे, कैसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे, जिसको मज़ीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम एटम कह रहे थे। लेकिन जदीद रिसर्च बताती है कि नहीं, एटम वो लास्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि उस एटम के अंदर और भी कुछ पार्टिकल हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इन पार्टिकल को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है,
बल्कि इससे छोटे पार्टिकल भी हैं मैटर के अंदर, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो इस किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल 100 से ज़्यादा पाए जाते हैं एटम्स के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मैटर के। तो बहरहाल जो पुरानी डेफिनेशन थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, अब वो वैलिड नहीं है। हम पहले ये कहते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, लेकिन अब हम कहते हैं कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बल्कि उसके अंदर भी पार्टिकल पाए जाते हैं, एटम के अंदर भी पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो मुमकिन है स्मॉलेस्ट हो। सो अब हम ये नहीं कह सकते स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो अब जदीद डेफिनेशन क्या है एटम की? जदीद डेफिनेशन ये है कि मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो एटम कहलाता है। देखिए ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं। एटम की डेफिनेशन, एटम को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करने के लिए ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सके। अब अगर आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें मैटर की, तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन उसको हम एटम नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस दूसरी कंडीशन को मीट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम एटम नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहें कि इस बात को लें तो हमारे पास मॉलिक्यूल भी हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल को भी हम एटम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो इस पहली शर्त को पूरा नहीं करते। वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके वो एटम होगा। इस तरह हमारे पास एटम की डेफिनेशन आती है। अब एटम जो है ये दो किस्म के हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी अकेला एक एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे हीलियम है, या नियॉन है, या क्रिप्टॉन है, या रेडॉन है, या नियॉन है। ये सारे वो एटम्स हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, अकेले भी अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे बहुत से एटम्स हैं जो अकेले नहीं रह सकते, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है। ये और भी हमारे पास बहुत सी तादाद है एटम्स की जो इंडिपेंडेंटली यानी अकेले नहीं रह सकते, वो दूसरे एटमों के साथ मिल के रहते हैं। अकेला कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नाइट्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम ये ब्राजीलियस था। इसने सबसे पहले एटम्स के एटॉमिक मास मालूम किए, और फिर इसी बंदे ने ही बाद में एलिमेंट्स के जो आज हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ये सिंबल लिखा तो आपको फौरी पता चल गया कि C से मुराद कार्बन है, और O से मुराद ऑक्सीजन है, N से मुराद नाइट्रोजन है, Mg से मुराद ऑक्सीजन है। तो ये एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैं। तो ये जो सिंबल का सिस्टम है सबसे पहले ये ब्राजीलियस ने मुतारफ़ करवाया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब दिया जाए। थैंक यू।